हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आप ही के चैनल में। आज हम इस वीडियो में नए टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने जो है सोलर इवेंट के बारे में जान लिया था, विषुवत रेखा और सोलर स्पोर्ट्स के बारे में जान लिया था कि सोलर स्पोर्ट्स जो है कहाँ से कहाँ तक सूरज में दिखाई पड़ते हैं, कि किस डिग्री में सोलर स्पॉट जो है ज़्यादा दिखाई पड़ती है, कहाँ पर कम। ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने जान ली थी। आज जो हम अगला टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक आर्क। ये भी जो है सूर्य से ही संबंधित है। तो इसके बाद जो है हम ये पढ़ने के बाद, मैग्नेटिक आर्क पढ़ने के बाद सूर्य का जो अंदर का भाग था वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है हम सूर्य के बाहरी भाग की ओर प्रवेश करेंगे। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नेटिक आर्क। तो पिछली वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, सूर्य के का कोर में विस्फोट होने के कारण उसकी जो है आग की लपटें जो है वो हाइड्रोजन वाले पार्ट से वो जो बाहर फेंकने लगती हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो जाएगा हमारा सूर्य का एक भाग, ठीक है। ये हमारा सूर्य का एक भाग, ये हो गया कोर। यहाँ जो है ब्लास्ट होने के बाद यहाँ से सारी जो है आग की लपटें जो हैं एनर्जी वो बाहर निकलती हुई दिख रही थी। तो हम लोगों ने जाना था कि यहाँ 0 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री तक के भी एरिया में इसे देखा जा सकता है। तो इसका साइज जो होगा ये हम लोगों ने बताया था, आपको नहीं बताया था। जो सोलर स्पोर्ट का जो साइज होगा वो है विषुवत रेखा के, ठीक है, विषुवत रेखा में 0 डिग्री के पास जो है उसका साइज़ जो है ज़्यादा ही बड़ा होगा, और 40 डिग्री के पास जो है उसका साइज़ थोड़ा छोटा होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होने के बाद जो है उसका जो आग के गोले जो होते हैं वो नीचे की ओर ज़्यादा अग्रसित होते हैं, ठीक है, अग्रसर होते हैं, ज़्यादा फास्ट होते हैं। ऊपर जाते जाते उसके आग की लपटें जो हैं वो थोड़ी फीकी पड़ जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं, ठीक है। उसके आधी आग की लपटें जो हैं वहीं रह जाती हैं और सारी लपटें जो हैं वो बाहर निकल जाती हैं। इस कारण से यहाँ पर जो है 0 डिग्री में आग की लपटें बड़ी दिखाई देती हैं और 40 डिग्री में आग की लपटें जो हैं छोटी दिखाई देती हैं। तो सोलर स्पोर्ट का साइज जो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सोलर स्पोर्ट के साइज, ठीक है, 0 डिग्री पर अधिक बड़े तथा 40 डिग्री पर जो है छोटे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, छोटे दिखाई पड़ते हैं। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है समझाने के लिए बस, कि सोलर स्पॉट जो है वो कहाँ पर ज़्यादा बड़े दिखाई देता है पूछेगा तो यहाँ पर 0 डिग्री में जो है ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं, और 40 डिग्री पर जो है वो ज़्यादा छोटे दिखाई देते हैं। मतलब ज़्यादा छोटे नहीं, लेकिन अपेक्षाकृत जो है छोटे दिखाई पड़ते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक मैग्नेटिक आर्क, चुंबकीय झंझावत के बीच में। तो चुंबकीय झंझावत को समझाने के लिए ये जो टॉपिक बताना पड़ा, कोर में विस्फोट होने के कारण, ठीक है, कोर में विस्फोट होने के कारण, कोर में विस्फोट होने के कारण यहाँ से जो आग की लपटें निकलती हैं, है ना, हाइड्रोजन के कमरों से, सेल से जो आग की लपटें बाहर निकलती हैं, यहीं पे हमारा निर्माण हो जाता है, यहीं पे बनना शुरू हो जाता है मैग्नेटिक आर्क, चुंबकीय झंझावत। यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होना शुरू हो जाता है अधिक शक्ति के प्रभाव के कारण, ठीक है। यहाँ जब चुंबकीय प्रभाव पड़ते हैं तो इसके चुंबकीय प्रभाव जो हैं ध्रुवों की ओर अग्रसर होने लगते हैं, ध्रुवों की ओर बढ़ने लगते हैं, ठीक है। ये सूर्य के जितने ध्रुव हैं ये ध्रुवों की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मैग्नेट में मैग्नेटिक पावर जो है वो NS, नॉर्थ साउथ की ओर ही उसके ध्रुवों की ओर कार्य करता है, ठीक है। मैग्नेट में इसका चुंबकीय पावर जो है नॉर्थ साउथ की ओर ही ऐसा कार्य करता है। ऐसा ही कुछ होता है सूर्य में, जहाँ पर यह विस्फोट की वजह से हाइड्रोजन के कोष्ठों से जो आगे निकलने लगते हैं वहीं पे चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, और उसके एनर्जी, उसकी चुंबकीय ताकत जो है वो ध्रुवों की ओर अग्रसित होने लगती है, ठीक है। विषुवत रेखा पर साइज बड़े होने के कारण, 0 डिग्री पर बड़े होने के कारण इसे हम मैक्सिमा कहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम से हो गया ये मैक्सिमा, और 40 डिग्री के पास छोटे होने के कारण इसे हम
मिनीमा के नाम से जानते हैं। ठीक है। सोलर स्पोर्ट जहाँ पे बड़े होते हैं वहाँ पर उसे हम मैक्सिमा के नाम से जानते हैं, और सोलर स्पोर्ट जहाँ पे छोटे दिखाई पड़ते हैं उसे हम मिनिमा के नाम से जानते हैं। इसी कारण जो है मैग्नेटिक आर्क यानी कि चुंबकीय झंझावात का निर्माण होता है, विकास होता है। इसके कारण जो है चुंबकीय शक्ति उत्पन्न होने लगती है जो ध्रुवों की ओर आकर्षित होने लगती है। ठीक है, इसे ही हम चुंबकीय झंझावात के नाम से जानते हैं। एक और डायग्राम, ये पूरा ये विषुवत रेखा को बताते हुए, ये सूर्य अपनी जगह पे और ये हो गई इसकी विषुवत रेखा, बीच में इसकी विषुवत रेखा हो गई। यहीं पे जो है चुंबकीय झंझावात का निर्माण होता है और यहीं पे चुंबकीय शक्तियाँ जो है ध्रुवों की ओर बढ़ने लगती हैं, ध्रुवों की ओर कार्य करने प्रारंभ कर देती है। ठीक है, तो चुंबकीय झंझावात का टॉपिक इतना ही था। ये चुंबकीय झंझावात का टॉपिक जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। अब जो है हम सूर्य के एक्सटर्नल पार्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है जो सूर्य का बाहरी भाग है, ये बाहरी स्ट्रक्चर जो है हमने बनाया था। सूर्य के इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने जो है कोर पढ़ लिया है ना, कोर के बारे में सारी जानकारी दे दी है आप लोगों को। रेडिएटिव भी पढ़ लिया और कन्वेक्टिव जोन के बारे में हम लोगों ने है ये जान लिया था। ठीक है, अब ये जो है सूर्य का आंतरिक भाग, बाहरी भाग है। ठीक है, तो ये सूर्य का बाहरी भाग, जिसे हम सूर्य के सबसे अंदर वाले भाग को सबसे अंदर वाले भाग जहाँ से हमें प्रकाश की किरणें जो है दिखाई पड़ती है, इसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, यहीं से जो है हमें प्रकाश की किरणें हमें यहीं से मिलती है, जिसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, फोटोस्फीयर कहते हैं। और ये वाला जो बाहरी भाग जो देख रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, काले रंग में जो बना हुआ है, इसे हम कहते हैं क्रोमोस्फीयर, या फिर इसी का नाम होता है इंग्लिश में इसे कहते हैं क्रोमोस्फीयर, या फिर हिंदी में इसे हम कहते हैं वर्णमंडल। ठीक है, हिंदी में हम इसे वर्णमंडल और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं क्रोमोस्फीयर। और ये जो सबसे बाहरी वाले भाग को आप देख रहे हैं, ये इस भाग को हम कहते हैं कोरोना। बीमारी वाला कोरोना नहीं, ये नाम है इसका कोरोना, या फिर इसे कहते हैं किरीट। और इसे ही हम सूर्य के मुकुट के नाम से जानते हैं। ठीक है, सूर्य का मुकुट यही है। कोई भगवान जो होते हैं वो खाली सर नहीं होते हैं, आप लोग देखेंगे सब जो है मुकुट पहने होते हैं। तो इसी कोरोना को जो है हम सूर्य के मुकुट के नाम से जो है जानते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को नाम फिर से लिख देता हूँ, क्योंकि उसके टेम्परेचर के बारे में भी हमें जो है जानना है। ठीक है, तो यहाँ हो गया फोटोस्फीयर। ठीक है, इसका फोटोस्फीयर का जो ताप होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है, उसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद आता है वर्णमंडल। ठीक है, वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर, इसका जो तापमान होता है दोस्तों वो होता है 32000 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो कोरोना होता है, किरीट कोरोना, इसका जो तापमान होता है दोस्तों वो होता है 27 लाख डिग्री सेल्सियस। ये हो गए सारे टेम्परेचर्स। ठीक है, ये सारे टेम्परेचर हो गए, ये सारे जो हैं टेम्परेचर हो गए। जो फोटोस्फीयर का होगा 6000 डिग्री सेल्सियस, वर्णमंडल हो जाएगा 32000 डिग्री सेल्सियस, और कोरोना जो है 27000 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर, ठीक है, इसके जो है ना आग जो है इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए हमको क्या है कि हम सूर्य को नंगी आँखों से ऐसे पृथ्वी से देख नहीं सकते हैं। आप लोग अगर देखना भी चाहें तो आप आँखें जो है जलने लगेगा, आप ठीक से देख नहीं पाएंगे। और कोरोना जो है इसका तापमान जो है सबसे ज़्यादा हो 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसे सिर्फ और सिर्फ जो है ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है, सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है। यहाँ स्पेशल एक लाइन लिख देते हैं कि कोरोना मंडल को केवल ग्रहण के समय देखा जा सकता है। ठीक है, कोरोना वाले भाग को हम जो है सिर्फ ग्रहण के समय ही देख सकते हैं। उसी समय मम्मी पापा आप लोगों से तो कहते हैं कि ग्रहण लगा है बेटे, ऊपर जो है नंगी आँखों से सूर्य को मत देखो, कुछ आप लोगों को हो सकता है। तो यही कारण है कि 27 लाख डिग्री होने के कारण जो है उसे देखने से
हमारी आँखों पे जो है उसका निगेटिव प्रभाव पड़ता है, हमारी आँखें जो है ख़राब हो सकती है। इसलिए हमको जो है इस ग्रहण के समय पे सूर्य को देखने से मना किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका तापमान जो है बहुत ज़्यादा होता है और जाहिर सी बात है इससे हमारी आँख जो है ख़राब हो सकती है, ठीक है। अब ये जो है ये हो गए 3 पार्ट हो गए सूर्य के बाहर के, और 3 पार्ट जो थे हम लोगों ने पढ़ लिए थे सूर्य के अंदर के। टोटल जो है यहाँ पे 6 पार्ट हो गए। मैं बहुत ज़्यादा लिख के नहीं बताया हूँ, जो जो मेन टॉपिक थे बस वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग जो है इसका सुन करके नोट्स भी बना सकते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं सूर्य में पाए जाने वाले तत्व। अब हम ये जानेंगे कि सूर्य में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। सूर्य में पाए जाने वाले तत्व है ना, शुरू में ही हम लोगों ने जान लिया था कि सूर्य एक तारा है और तारे में ईंधन के रूप में जो है हाइड्रोजन है, जो कि ये जो हाइड्रोजन का संलयन जो है हीलियम में हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने शुरू में ही जान लिया था। तो हम लोगों को ये नहीं पता था हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा सूर्य में कितनी कितनी होती है। तो सूर्य में जो है हाइड्रोजन की मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, 75% होती है, और हीलियम की मात्रा जो होती है वो कम होती है, 24% होती है, ठीक है। 24% होती है हीलियम की मात्रा। लेकिन जो है ये एक्यूरेट आंसर है 24%, जो कि एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, क्योंकि इसके 1% जो बच रहा है 1% में आ जाता है कार्बन, नाइट्रोजन, बोरान, मतलब दुनिया भर के तत्व जो हैं वो उस 1% में आ जाते हैं। तो इसे आप 24% ना लिखा करें, 25% लिख सकते हैं, कोई गलती इसमें नहीं होगी, ठीक है। अब इसके तत्वों को और अच्छे से जानने के लिए है इसकी तुलना की जाती है, ठीक है। तुलना किससे की जाती है? तुलना की जाती है पृथ्वी से। पृथ्वी से जो है सूर्य की तुलना की जाती है इसके तत्वों के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो अब सब जानते हैं कि भाई सूर्य कहाँ और पृथ्वी कहाँ। सूरज का आकार जो है पृथ्वी से है लाखों गुना बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है इसमें पाए जाने वाले तत्व अलग भी होंगे और अधिक भी होंगे, ठीक है। तो सूर्य का व्यास जो है, सन का व्यास, वो मतलब कैसे समझाएं उसको, पूरे पृथ्वी के पूरे गोलाई का, ठीक है। सूरज का व्यास पृथ्वी के पूरे गोलाई का, यहाँ लिख ही देते हैं ठीक से। सूर्य का व्यास पृथ्वी के पूरे गोलाई का, ठीक है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के पूरे गोलाई का 3,00,000, ठीक है, 3,32,000 गुना बड़ा है। सूर्य का व्यास जो है पूरे हमारे पृथ्वी का जितना व्यास है ना, उसके 3,32,000 गुना बड़ा सूर्य का व्यास होता है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो है ना सब कुछ ज़्यादा होगा। यहाँ पर ज़्यादा होगा, मतलब पृथ्वी से सूर्य जो है 109 गुना बड़ा है। हमारी पृथ्वी से सूर्य जो है 109 गुना बड़ा है। यहाँ पर जो है डिटेल से लाइन से लिखते जाते हैं कि सूर्य की क्या क्या खासियत है। तो सूर्य का व्यास पहले हम जान लेते हैं, तो ठीक है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना अधिक है, ठीक है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना अधिक है। अब इसका मास कितना हो जाएगा? ये था मास, ठीक है। तो सूर्य का मास जो हो जाएगा 3,32,000, ये सूर्य का मास हो गया। अब हम जानेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। जो ग्रह जितना बड़ा है उसका गुरुत्वाकर्षण की क्षमता, उसके खींचने की ताकत उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण हम कैसे जानेंगे? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 28 गुना ज़्यादा है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। इसे हम बस शॉर्ट में लिख देते हैं 28 गुना। ये तुलना पृथ्वी से हो रही है, तो आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा कि किसके मुकाबले आप गुना लिख रहे हैं, बस जो है 28 गुना अधिक होगी पृथ्वी से, ठीक है। अब इसके घनत्व के बारे में जान लेते हैं। घनत्व
पृथ्वी का घनत्व यदि 5 है, ठीक है, पृथ्वी का घनत्व 5 है तो इसका उससे अधिक है, 20 गुने ज़्यादा अधिक है। पृथ्वी का घनत्व 5 है और सूर्य का घनत्व जो है 20 गुना अधिक है, ठीक है। तो 20 गुना अगर हम 5 कर दें तो 100 गुना जो है ज़्यादा अधिक घनत्व है सूर्य का, ठीक है। और सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा क्या हो जाएगी, ठीक है, निकलने वाली ऊर्जा, तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा जो होती है 10 के घात में 26 जूल, 10 के घात 26 जूल एनर्जी प्रति सेकंड निकलती है। सूर्य से निकलने वाली जो एनर्जी होती है वो 10 के घात में 26 जूल होती है, प्रति सेकंड निकलती है ये एनर्जी। इसका रोटेशन कैसा होगा, जैसे कि पृथ्वी भी घूमती है अपनी जगह में 24 घंटे में घूम जाती है, वैसे ये इसका रोटेशन कैसा होता है, तो इसका रोटेशन होता है, ये घूमता है ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट, मतलब कि पश्चिम से ये पूर्व की ओर घूमता है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये सारे पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो आपको मैं शॉर्ट में बस लिख के बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ कि सूरज जो है कहाँ से कहाँ घूमता है। तो ये हो जाएगा, ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, ठीक है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। सूरज जब घूमता है अपने जगह में पश्चिम से पूर्व की ओर, तो इसके घूमने को लेकर के थोड़ी से जो है डाउट चल रही होती हैं सबके मन में, ठीक है। तो वो डाउट क्या होती है कि जैसे हमारी पृथ्वी जो है ना वो थोड़ी सॉलिड है बाहर से, है ना, तो वो क्या है कि जब घूमती है, हमारी पृथ्वी जब घूमती है तो पूरा चक्कर जो है अकेला ही एक जगह पे वो लगा लेती है, ठीक है। लेकिन सूर्य क्या है कि वो पूरा ठोस नहीं है, वो ना वो गैसीय अवस्था में है, ना वो ठोस अवस्था में है, ना वो लिक्विड है, ठीक है। वो क्या है, प्लाज्मा अवस्था में है। प्लाज्मा अवस्था में होने के कारण ना, जैसे गोंद के अंदर, गोंद को आप एक कटोरे में या फिर एक बर्तन, किसी भी बर्तन में डालें और उसके अंदर एक भारी सा लोहे का छर्रा डाल दें और गोंद को आप इस तरह से अगर घुमाएंगे तो छर्रा जो है ना अपनी मर्ज़ी से, मतलब उतने फास्ट नहीं घूमेगा जितना फास्ट आप जो है गोंद को घुमा देंगे। छर्रा जो है अपनी थोड़ा सा धीमे में घूमेगा, कभी इधर चला जाएगा, कभी उधर चला जाएगा। तो ऐसा ही जो है ना सूर्य का भी अवस्था है। तो सूर्य का जो विषुवत वाला भाग है, जो कोर वाला बीच वाला भाग है ना, वो थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, ये सूर्य का बीच वाला भाग है जहाँ पर लपटें ज़्यादा हैं और एक साथ सघन रूप में है, थोड़ी सी मिली हुई हैं। और यहाँ पर जो है ना ये वाली भाग जो है, ये सूर्य का लपटों वाला भाग, प्लाज्मा वाला भाग, ये सारा सूर्य का प्लाज्मा वाला भाग हो गया, ठीक है। तो सूर्य जब घूमता है तो ये एक साथ सब अपने सारे भागों को लेकर के नहीं घूमता है, ठीक है। ये जो है सूर्य जो अपने सारे भागों को एक साथ लेकर के नहीं घूमता है, ये वाला भाग ज़्यादा जल्दी घूम जाता है और ये वाला भाग जो है थोड़ा सा देर में घूमता है। विषुवत वाला भाग घूमता है, तो विषुवत वाले भाग को घूमने में जो है समय जो है विषुवत वाले भाग को घूमने में समय लग जाता है 25 दिन का। कितना? 25 दिन का। ये वाला भाग जो है 25 दिन में घुमाव पूरा कर लेता है, 25 दिन में घुमाव पूरा, ठीक है। और ये प्लाज्मा वाला भाग जो बाहर लपटों वाला भाग होता है, इसको अपना घुमाव पूरा करने में पूरे के पूरे 31 दिन का समय लगता है, ठीक है। 31 दिन। कंफ्यूज नहीं होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सूर्य प्लाज्मा अवस्था में, ठोस अवस्था में बिल्कुल नहीं है, ना वो लिक्विड अवस्था में बिल्कुल नहीं है। इसलिए जब ये घूमता है तो अपने सारे भागों को जो है आगे पीछे लेकर घूमता है, जिसकी वजह से इसका बीच वाला भाग, कोर वाला भाग या विषुवत वाला भाग जो होता है वो 25 दिन में ही अपना घुमाव पूरा कर लेता है। और इसका बाहर लपटों वाला भाग, प्लाज्मा वाला भाग जो होता है वो अपना घुमाव 31 दिन में जो है पूरा कर लेता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसके साथ ही हमारा जो है सूर्य का आंतरिक और बाह्य वाला भाग जो है पूरा, इसका टॉपिक ख़त्म होता है। आने वाली वीडियो में, अगली वीडियो में जो है हम ग्रहों के बारे में भी जानना शुरू कर देंगे। 8 ग्रह हैं, आठों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। धीरे धीरे उसके बारे में पढ़ेंगे, 2-3 दिन का समय लगने वाला है ग्रहों के बारे में। जैसे हम सूर्य के बारे में, हेड वॉश के बारे में पूरी जानकारी ले लिए हैं, आगे पीछे क्या क्या होता है सब कुछ जान चुके हैं, ठीक है। तो आने वाले पार्ट में हम ग्रह के बारे में जानेंगे। शुरू में बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, इस तरह से करके हम
जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ज़्यादा बुरा लगा हो तो फिर दबा के डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।